मनिहारी विधानसभा सीट दो ऐसे सीटों में से है जो एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है और इसलिए ये सीट कुछ खास हो जाती है। यहाँ के समीकरण भी थोड़े अलग हो जाते हैं। मनिहारी में क्या कुछ समीकरण है और कौन कौन इस बार दावेदार होंगे, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश रंजन जी, देखिए, मनिहारी सीट का नाम लेते ही कुछ अलग समीकरण दिमाग में आते हैं क्योंकि ये एसटी रिजर्व है। बिहार में इतनी ज्यादा सीटें हैं और उसमें से सिर्फ दो सीटें रिजर्व हैं, उनमें से एक मनिहारी है। जी हाँ, दो ही सीटें जो है वो बिहार में एसटी आरक्षित जो है वो सीटें हैं। एक मनिहारी है और एक कटोरिया है बांका में जो है ये दो सीटें हैं। अगर आप मनिहारी की बात कीजिए तो ये बॉर्डर टाउन हुआ, जो बिहार और झारखंड के बीच का बॉर्डर टाउन है। वहाँ से साहेबगंज जो है नज़दीक है। मनिहारी साहेबगंज ब्रिज का भी निर्माण कार्य जो है वो तेज़ी पर है। और ये जो है, आप अगर ऐसे देखिए तो मिथिलांचल, सीमांचल और पूर्वोत्तर राज्यों की काशी कहा जाता है मनिहारी को। यहाँ से यहाँ पर गंगा नदी है और वहीं पर मनिहारी घाट है जो कि प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर गोगाबिल सामुदायिक पक्षी अभयारण्य और झील भी है। इसको लेकर भी यहाँ के प्रति लोगों में एक आकर्षण होता है। लेकिन जब आप राजनीतिक तौर पर इस सीट पर आते हैं तो देखिए, पहले जो मनिहारी था वो एक सामान्य सीट थी, लेकिन बाद में जब नया परिसीमन हुआ 2008-9 में तो इसको एसटी आरक्षित कर दिया गया। और एसटी आरक्षित होने के बाद जो यहाँ पहला चुनाव हुआ वो 2010 में हुआ। तो एसटी आरक्षित होने के बाद यहाँ पर 3 चुनाव हुए हैं। कुल 17 चुनाव यहाँ हुए हैं। तो 3 एसटी आरक्षित होने के बाद और 14 चुनाव जब ये सीट सामान्य थी तब हुए थे। तो जब से ये एसटी आरक्षित हुआ है, जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें 2 बार कांग्रेस इस सीट को जीतने में सफल रही है, जबकि एक बार इस सीट पर जेडीयू का कब्जा जो है वो रहा है। अगर आप इस सीट की बात करें तो देखिए, ये एसटी आरक्षित होने के पीछे जो एक बड़ी वजह है, वो बड़ी वजह ये है कि यहाँ एसटी आबादी जो है वो अच्छी है। लगभग 13% जो है वो एसटी आबादी यहाँ पर मनिहारी में है। और मनिहारी में इनफैक्ट 12.97 मतलब लगभग 13% के आसपास जो है वो आदिवासी आबादी है और ये एसटी आरक्षित है। तो इसलिए जब झारखंड की जो पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिहार में चुनाव लड़ने की बात करता है और कहता है कि उसे 12 सीटें चाहिए, तो उसमें मनिहारी सीट अपने आप जो है उसका दावा उस पर बनता हुआ दिखता है आदिवासी वोटर्स का प्रतिशत या संख्या देखने के बाद। लेकिन जेएमएम का क्या प्रदर्शन रहा है इस सीट पर, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मनिहारी में हम ये देखें कि जो 2010 से चुनाव हुए हैं, अगर जो एसटी आरक्षित होने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो जो पहला चुनाव हुआ था तब जेडीयू से मनोहर प्रसाद सिंह जो है वो चुनावी मैदान में थे और उन्होंने जो है जीत हासिल की थी 4165 वोटों की। 44,938 वोट उन्हें आए थे, 35.63%। और दूसरे नंबर पर जो है एनसीपी की कैंडिडेट थी गीता किस्कू, वो दूसरे नंबर पर रही थी। 32.33% वोट उनको आए थे। और एलजेपी से चंपाई किस्कू उम्मीदवार थे, उनको 18,466 वोट मतलब कि लगभग 15.25% वोट आए थे, वो तीसरे स्थान पर थे। और फिर जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस उस समय चौथी पोजीशन पर थी, सिकंदर मंडल, जिनको कि 3,668 वोट मिले थे, 2.91%। तो फिर जेएमएम कहां था? तो अगर आप ये देखिए तो 2010 के चुनाव में जेएमएम का कोई आंकड़ा हमें दिखा नहीं। फिर हम आते हैं 2015 की बात करते हैं। उस समय कांग्रेस इस सीट को जो है वो जीतती है एसटी आरक्षित होने के बाद। ये उसकी पहली जीत थी मनिहारी सीट पर। तब जो कैंडिडेट थे मनोहर प्रसाद सिंह ही थे। पिछला चुनाव भी मनोहर प्रसाद सिंह ही जीते थे, लेकिन वो जेडीयू के टिकट पर जीते थे। 2015 में वो कांग्रेस के
टिकट पर यहां से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि महागठबंधन बन चुका था कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का। तो इस बार जो सामने उम्मीदवार थे मनोहर प्रसाद सिंह के, वो थे अनिल कुमार उरांव एलजेपी से, वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उनको भी 30.12% मतलब 48,000 से ज्यादा वोट आए थे, जबकि मनोहर प्रसाद सिंह को 61,704 वोट आए थे। लगभग 39.25% के आसपास वोट थे। गीता किस्कू एनसीपी की तीसरे नंबर पर थी, उनको 7,000 वोट आए थे, 4.5% वोट था। तो अब हम देखते हैं कि 2015 में जेएमएम क्या चुनाव लड़ा है। तो जी हां, 2015 में जेएमएम यहां पर चुनाव लड़ा था मनिहारी सीट पर, और मनिहारी में जो जेएमएम की कैंडिडेट थी वो थी फूलमणि हेम्ब्रम। और फूलमणि हेम्ब्रम को जो वोट आए 2015 में, वो आए 1,779 वोट, मतलब कि 1.12% वोट ही जेएमएम को आ सका 2015 में। और अगर आप रैंक के लिहाज से देखें तो 13वें नंबर पर जो है वो जेएमएम की कैंडिडेट जो फूलमणि हेम्ब्रम है वो रही थी। फिर 2020 का चुनाव आता है, एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर मनोहर प्रसाद सिंह ही चुनाव जीतते हैं, इस बार 21,209 वोटों से। तो जीत का मार्जिन और बढ़ जाता है, और इस समय जेडीयू ने अपना कैंडिडेट दिया शंभू कुमार सुमन को, जिनको कि 61,823 वोट आए, मतलब कि 34.1%। एलजेपी से एक बार फिर अनिल कुमार उरांव ही कैंडिडेट थे, उनको भी 20,441 वोट आए, मतलब कि 11.3%। और जेएमएम का प्रदर्शन कैसा रहा 2020 विधानसभा के चुनाव में, तो एक बार फिर से फूलमणि हेम्ब्रम भी जेएमएम के टिकट पर मनिहारी से चुनाव लड़ी थी, और उनको जो वोट आए थे वो वोट थे 1,059 वोट, मतलब कि 0.58%। 1% से भी कम वोट, आधे प्रतिशत के आसपास जो है वो वोट जेएमएम को आया, और उसका नंबर जो था वो 10th रैंक पर था जेएमएम यहां से मनिहारी से। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो एसटी वोटर्स हैं उनकी संख्या तो अच्छी है, 12.97%, 13%, लेकिन जो जेएमएम का प्रदर्शन है खास करके मनिहारी में, जबकि एकदम बॉर्डर एरिया है, साहेबगंज से बिल्कुल समीप है, लेकिन वो प्रदर्शन में जो है अब तक यहां पर नहीं दिखा। उससे पहले 2005 में भी मैंने देखा, उस वक्त जब ये सीट सामान्य थी तब भी जेएमएम के टिकट पर वीणा देवी ने यहां से चुनाव लड़ा था, और उस वक्त भी उनको 2000 से कम वोट ही आए थे, 1,953 वोट, और वो 10वें स्थान पर रही थी। तो ये चीज दिखता है कि जो जेएमएम ने जब मनिहारी में चुनाव लड़ा है तो अच्छी जनजातीय आबादी होने के बावजूद भी उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। तो अब और ये जो मनोहर प्रसाद सिंह है, देखिए ये जेडीयू में थे तब भी जीत रहे थे, कांग्रेस में आए तब भी जीत इन्हीं के हाथ आई, यानी इनकी पकड़ काफी मजबूत है लगता है। जी हाँ, मनोहर प्रसाद सिंह की पकड़ जो है अपने क्षेत्र में काफी मजबूत है। और देखिए ये बातें इसलिए दिख रही हैं कि पार्टी का असर इनके ऊपर पड़ नहीं रहा है, और अगर आप देखिए तो जीत का जो उनका मार्जिन है वो हर चुनाव के साथ बढ़ता चला जा रहा है। 2010 में 4,165 वोट, 2015 में वो बढ़कर हो गया 13,680 वोट, और 2020 में जीत का मार्जिन और बढ़ा और वो हो गया 21,209 वोट। हालांकि जब इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ और कटिहार लोकसभा के अंतर्गत मनिहारी विधानसभा जो है वो आता है, तो यहां पर तारिक अनवर को ही लीड मिली है, मतलब कांग्रेस को ही यहां से लीड मिली है, लेकिन वो लीड 9,637 वोटों की है। दुलाल चंद गोस्वामी को भी 82,000 वोट यहां पर आए हैं, तो इससे जेडीयू की एक उम्मीदें बन सकती हैं। हालांकि एलजेपी के कैंडिडेट अनिल कुमार उरांव भी पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, 15 में दूसरे स्थान पर थे और 20 में तीसरे स्थान पर, लेकिन चूंकि अनिल कुमार उरांव अब रहे नहीं तो अब वो चुनाव लड़ नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जो है यहां से अब कौन पार्टी अपना कैंडिडेट देती है। देखिए यहां पर ये तो दिख रहा है
है कि कांग्रेस से जो है वो मनोहर प्रसाद सिंह कैंडिडेट होंगे। अब ये देखना होगा कि एनडीए जो है वो इस सीट पर किस पार्टी को टिकट देने के लिए गठबंधन में देती है। अब यहां पर जेडीयू का दावा है, क्योंकि शंभू कुमार सुमन पिछली बार 34.1% वोट लाने और दूसरे नंबर पर रहे थे। एलजेपी कह सकता है कि इस क्षेत्र में उसकी पकड़ है, यहां पर एससी वोटर्स की संख्या भी 7.3% है। तो एक उसका भी दावा है कि हाँ चलिए मुझे भी इस सीट को लड़ने के लिए दीजिए। तो ये चीजें देखनी होंगी। और बीजेपी भी एक बात यहां पर कह सकता है कि देखिए जेडीयू ने भी कोशिश कर ली, एलजेपी ने भी कोशिश कर ली, तो अब मुझे एक अवसर दीजिए, क्योंकि इस सीट पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उदय जी, उनकी संख्या जो है बहुत अच्छी है। लगभग 39% जो है 39% जो है वो मुस्लिम वोटर्स इस सीट पर हैं। अब इसमें आप ये भी देखिए एससी 7.3, एसटी लगभग 13% और मंडल जो हैं जो सरनेम है वो 14.8% और यादव जो सरनेम है वो 6.1%। तो एमओआई का भी इक्वेशन बन जाता है और यही वजह है कि मनोहर प्रसाद सिंह और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए 2010 में जब वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे तो वो एक ऐसा समय था जब जो मुस्लिम वोटर्स थे वो नीतीश कुमार को वोट करते थे और 2010 वो साल है जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो रहा था। तो यहां पर ये चीज दिखती है और इसका जो है उनको अब फायदा होता है, क्योंकि अब पोलराइजेशन ज्यादा जबरदस्त तरीके से होता है और एमवाई जो है वो पूरी तरह से यहां पर मनोहर प्रसाद सिंह के पास जा रहा है। तो ऐसे में अगर यहां बीजेपी से कैंडिडेट होते हैं तो एक काउंटर पोलराइजेशन की संभावना जो है वो बनती है। हालांकि ये अभी भी फेवरेबल जो समीकरण है वो कांग्रेस की तरफ ही इशारा करते हैं, लेकिन अगर यहां पर एनडीए बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ चुनावी मैदान में उतरता है और जो सही उम्मीदवार का चयन करता है तो मनिहारी में जो संघर्ष होगा वो एक क्लोज फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा में मार्जिन 9000 वोटों का ही रह गया है, 9637 वोटों का। तो क्या उसे पाट पाने में एनडीए सफल होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि अब एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से मनिहारी में किसे उम्मीदवार के तौर पर चुना जाता है, क्योंकि कांग्रेस या महागठबंधन की तरह से मानकर चला जा रहा है कि एक नाम तय है। अब समीकरण क्या कुछ आते हैं ये दिलचस्प होगा।